अभी हाल ही में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बंगाल फाइल्स रिलीज हुई है, लेकिन इस मूवी के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं, खास तौर पर इसके सब्जेक्ट को लेकर। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। जहाँ पर कुछ लोग इस घटना को काफी बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे कम्प्लीटली नकार दे रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ये कहानी है क्या और क्यों बंगाल की सरकार चाहती है कि ये लोगों तक ना पहुंचे। कलकत्ता पुलिस ने अंदर घुस के कार खींच के सब बंद कर दिया, बोला ये सब यहाँ नहीं चलेगा। आइए डिटेल में जानते हैं आज के इस वीडियो में। साल था 1940। ब्रिटिश इंडिया में हिंदू मुस्लिम टेंशन अपने चरम पर था। कांग्रेस हिंदू मेजोरिटी एरियाज को रिप्रेजेंट कर रही थी, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अब खुले तौर पर मुसलमानों के हक की बात कर रही थी। मुस्लिम नेताओं को ये डर सताने लगा था कि अगर ब्रिटिश रूल के बाद यूनाइटेड इंडिया बना तो वहाँ हिंदू मेजोरिटी का दबदबा होगा और मुसलमान केवल माइनॉरिटीज ही बनकर रह जाएंगे। इसी माहौल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ लाहौर के मिंटो पार्क में। यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी के मुस्लिम नेताओं ने ये साफ साफ शब्दों में कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, इनको एक नहीं किया जा सकता। इसे कहा गया टू नेशन थ्योरी, और जिसे बाद में पाकिस्तान रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना गया। इस रेवोल्यूशन की मेन बात थी इंडिपेंडेंट स्टेट्स की मांग, यानी मुस्लिम मेजोरिटी के जो इलाके हैं उनको अलग कर दिया जाए, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न जोन यानी जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस शामिल थे। इसके अलावा ईस्टर्न जोन जिसमें बंगाल और असम के हिस्से थे, जहां मुस्लिम मेजोरिटी थी। लीग का कहना था कि इनको मिलाकर अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कहीं पर भी पाकिस्तान वर्ड का मेंशन नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ इतना कहा गया था कि मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को अलग करके इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए जाए। यहाँ पर स्टेट प्लूरल में लिखा गया था, मतलब शुरुआत में मल्टीपल अलग अलग स्टेट्स बनाने का कॉन्सेप्ट था। मुस्लिम लीग के नेताओं ने पहले से ही ये कैलकुलेशन कर ली थी कि अभी शुरुआत में इन स्टेट्स को मिलाकर एक बेस तैयार कर लेते हैं और बाद में इन सभी मुस्लिम स्टेट्स को मिलाकर एक सेपरेट कंट्री पाकिस्तान बना दिया जाएगा। सेशन के दौरान जिन्ना ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं और इनको अलग कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कहा कि भारत एक सिंगल नेशन है और दो अलग कौम की बात करना ही गलत है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि मुस्लिम लीग डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेल रही है और इसी के बाद इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। कांग्रेस चाह रही थी कि एक यूनाइटेड इंडिया बने जहां पर सब एक साथ रहें, जबकि मुस्लिम लीग कह रही थी कि हिंदू मेजोरिटी के नीचे मुस्लिम सेफ नहीं है, हमें अलग स्टेट चाहिए। लेकिन लाहौर रेजोल्यूशन के बाद तुरंत कोई फैसला नहीं हो सका, क्योंकि ब्रिटिश उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 में उलझे हुए थे, जो 1939 में शुरू हो गई थी। इस टाइमलाइन के दौरान इंडिया के अंदर भी कुछ बड़े मूवमेंट्स हुए, जैसे 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसी साल आया क्रिस्प मिशन। फिर 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो ब्रिटिश पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आया। चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई और इस नई लेबर गवर्नमेंट ने इंडिया में इलेक्शन करवाने का फैसला किया। 1945 और 1946 के दौरान जब सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबली में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने ज्यादातर जनरल सीट्स जीती, जो ये दिखाता था कि वो हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव है, जबकि मुस्लिम लीग ने मुस्लिम सीट्स पर जबरदस्त जीत हासिल की। उसने 90% मुस्लिम सीट जीत ली, जिससे ये साबित हो गया कि मुसलमानी पॉलिटिकल वॉइस केवल मुस्लिम लीग है। और यही वो मूवमेंट था जिसने जिन्ना और मुस्लिम लीग दोनों को बहुत मजबूत बना दिया। अब वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद ब्रिटेन की पोजीशन काफी वीक हो चुकी थी और अब वो इंडिया में बढ़ती हुई इंडिपेंडेंस की डिमांड को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पा रहा था और वो चाहता था कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इंडिया को फ्रीडम दे दो। और इसी वजह से 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा ताकि पावर ट्रांसफर की जा सके इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप को। इसके 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। ये तीनों इंडिया की यूनिटी के पक्ष में थे। इनका एम था कि एक यूनाइटेड इंडिया बने, ना कि उसका पार्टीशन हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिन्ना एक अलग देश पाकिस्तान बनाना चाहते थे और कांग्रेस इसके बिल्कुल खिलाफ थी। ये देखकर कैबिनेट मिशन के तीनों मेंबर्स ने ये साफ कह दिया था कि अगर आप दोनों अपने मुद्दों पर अटके रहोगे तो कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसीलिए अपनी जिद को थोड़ा साइड में रखो और हमारा नया स्ट्रक्चर सुनो। यहाँ पर उन्होंने 3 रिकमेंडेशन रखे। पहला था प्रोविंशियल ग्रुपिंग। इसके तहत प्रोविंस या प्रांत जो थे उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटने का रिकमेंडेशन दिया गया। इसके तहत 3 ग्रुप्स बनाए गए, ग्रुप ए, बी और सी। ग्रुप ए जो था उसमें हिंदू मेजोरिटी एरियाज थे, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बिहार एंड उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस जो आज का यूपी है। ग्रुप बी में मुस्लिम मेजोरिटीज एरियाज थे, जैसे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान।
और ग्रुप सी जो था उसमें बंगाल और असम शामिल थे। ये सारे उस वक्त मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया माने जाते थे। ये सारे प्रोविंसेस मिलकर अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और अपने अपने इंटरनल मैटर्स डिसाइड करेंगे। इसके अलावा हर एक ग्रुप मिलकर अपना एक ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और ये सारे ग्रुप्स मिलकर एक यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। मतलब इस प्लान के तहत एक 3 टियर फेडरेशन प्रपोज किया गया। इसमें सबसे नीचे प्रोविंसेस, उसके ऊपर ग्रुप्स और सबसे ऊपर एक यूनियन होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये थी कि इसमें सेंटर को बहुत वीक रखा गया था। इसके पास सिर्फ फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस के ही राइट थे। बाकी सारी मेन पावर्स जो थी वो प्रोविंसेस के पास थी। एक और बड़ी पावर प्रोविंसेस को दी गई कि 5 साल के बाद कोई भी प्रोविंस अगर चाहे तो अपना ग्रुप चेंज भी कर सकता है, यानी वो अपनी मर्जी से किसी और ग्रुप में शिफ्ट हो सकता है। और 10 साल के बाद हर प्रोविंस को ये राइट मिला कि वो अपने सेक्शन के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की डिमांड कर सकता है। यहाँ पर सबको ये लग रहा था कि जिन्ना इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान बनाने की मांग को खारिज कर दिया गया था। पर यहाँ पर उसे क्या देखा कि वो एग्री कर गया। जिन्ना ने प्लान मान लिया। अगर जिन्ना मान गया है तो हमें भी मान जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, धर्म के नाम पर लकीरें खींचने को हम कब से तैयार हो गए, और फर्क क्या रह गया हम में और जिन्ना में? बात दरअसल ये थी कि सेक्शन बी एंड सेक्शन सी मुस्लिम मेजॉरिटीज एरिया थे। पूरा का पूरा पंजाब और पूरा का पूरा बंगाल इन्हीं सेक्शंस का पार्ट था। जबकि कैबिनेट मिशन के पहले भी यही माना जा रहा था कि अगर पाकिस्तान बनता भी है तो पंजाब और बंगाल का आधा हिस्सा इंडिया में ही रह जाएगा। यहाँ पर जिन्ना का प्लान ये था कि वो कैबिनेट मिशन के 5 साल और 10 साल वाले प्रोविंसेस को यूज करके इन दोनों सेक्शंस को इंडिया से सेपरेट करवा लेगा। यानी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन अल्टीमेटली इंडिया के बराबर का पाकिस्तान उसे मिल जाएगा। शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे मंजूरी दे दी, लेकिन 10 जुलाई 1946 को नेहरू जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस किसी भी समझौते से बंधी नहीं है। यानी कांग्रेस कैबिनेट मिशन को स्वीकार तो कर रही है लेकिन आगे चलकर संविधान सभा में अपने हिसाब से काम करेगी। इसे सुनते ही जिन्ना भड़क उठा। उसे ऐसा लगा कि कांग्रेस उसे धोखा दे रही है और पाकिस्तान का रास्ता बंद कराना चाहती है। अगर कांग्रेस जंग मान रही है तो हम इनकार नहीं करेंगे। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग काउंसिल की एक मीटिंग हुई जिसमें कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया और ऐलान होता है डायरेक्ट एक्शन डे का। इस दौरान जिन्ना ने कहा कि हम अपने मकसद पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट एक्शन करेंगे। जो पाकिस्तान चाहते हैं उन्हें उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे नतीजे कुछ भी हों। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान हासिल ना हो। जिन्ना ने साफ शब्दों में कहा, हमने फैसला कर लिया है, या तो हमें बटा हुआ भारत चाहिए या बर्बाद भारत। जब एक रिपोर्टर ने उनसे उनके घर पर पूछा कि डायरेक्ट एक्शन से आपका क्या मतलब है, तब जिन्ना ने कहा कि जाओ पहले कांग्रेस से पूछो कि उनके क्या प्लान्स हैं। जब वो तुम्हें भरोसे में ले लेंगे तब मैं भी तुम्हें बताऊंगा। क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? मैं भी ट्रबल क्रिएट करने वाला हूं। जिन्ना ने अनाउंस किया कि 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे होगा। इसके बाद बंगाल के सीएम हुसैन सैयद सुहरावर्दी ने उस टाइम के बंगाल के गवर्नर सर फेडरिक ब्यूरोस से रिक्वेस्ट की कि 16 अगस्त को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर करें, जिसे गवर्नर ने एग्री कर लिया और उस टाइम के मुस्लिम न्यूज़पेपर स्टार ऑफ इंडिया में एक डिटेल प्रोग्राम पब्लिश किया। इसमें कहा गया कि हर एक जगह पर स्ट्राइक्स होंगी। मुस्लिम लीग शाखाओं को ऑर्डर दिया गया कि हर वार्ड की मस्जिद में 3 कार्यकर्ता नियुक्त करें जो जुमा की नमाज से पहले लीग की कार्य योजना समझाएंगे। इसके अलावा जुमा की नमाज के बाद हर मस्जिद में विशेष दुआएं आयोजित की जाएंगी मुस्लिम भारत की आज़ादी के लिए। उस टाइम रमजान का महीना भी चल रहा था। इसे इस तरह से कन्वे किया गया कि जैसे रोजे में सब्र और कुर्बानी दी जाती है वैसे ही पाकिस्तान के लिए भी कुर्बानी देनी होगी। साथ ही ये मैसेज भी दिया गया कि जिस तरह पैगंबर ने अरब में खुदा का राज कायम किया वैसे ही मुसलमानों को भी पाकिस्तान की जंग को धार्मिक मिशन मानकर लड़ना चाहिए। इसके बाद आता है 16 अगस्त यानी डायरेक्ट एक्शन का डे। सुबह से ही हालात बिगड़ने लगे थे और सुबह 10 बजे के पहले ही लाल बाजार के पुलिस मुख्यालय ने रिपोर्ट किया कि पूरे शहर में तनाव फैला हुआ है। दुकानों को जबरदस्ती बंद कराया जा रहा है और झगड़े, चाकूबाजी, पत्थर और ईंट फेंकने की वारदातों की बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं। जुलूस दोपहर की नमाज के बाद शहर के अलग अलग हिस्सों से निकलने लगे और लगभग 2 बजे मुख्य सभा शुरू हुई। लोग यहाँ बड़ी संख्या में लोहे की छड़ों और लाठियों से लैस थे। कलकत्ता पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने भीड़ की संख्या को लगभग 5 लाख आंकी, जबकि स्टार ऑफ इंडिया के पत्रकार ने इसे 1 लाख बताया। भीड़ की इतनी बड़ी संख्या आज तक नहीं देखी गई थी, वो भी लोहे की छड़ों और हथियारों के साथ। ये जो सभा हो रही थी उसके मुख्य वक्ता थे ख्वाजा नजीमुद्दीन और मुख्यमंत्री सुहरावर्दी। नजीमुद्दीन ने अपने भाषण में शांति और संयम की बात तो की, लेकिन ये कहकर तनाव और भड़का दिया कि सुबह 11 बजे तक जितने भी लोग घायल हुए हैं वे मुसलमान हैं और मुसलमानों ने केवल सेल्फ डिफेंस में जवाब दिया है। उनके बोलने के अंदाज से भीड़ को ये मैसेज मिला कि मुसलमान अगर हथियार लेकर निकलेंगे तो पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगा।
ये एक ग्रीन सिग्नल था कि जाओ आगे बढ़ो और जो करना है सो करो। और फिर क्या था, जैसे ही लोग सभा से बाहर निकले तो कई लोगों ने हिंदुओं पर हमला करना और उनकी दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। 16 अगस्त की शाम तक दंगे इतने ज्यादा फैल गए कि रात तक पूरा कोलकाता जल रहा था। हर तरफ आग, लूटमार, खून खराबा और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। इस दौरान दंगों का एक और डार्क पहलू भी सामने आया। इस दौरान हिंदू महिलाओं पर भी हमले और रेप केसेस की वारदातें हुई, जो पहले कभी कोलकाता दंगों में इतने बड़े स्केल पर नहीं हुए थे। इस दौरान हिंदू बस्तियों और दुकानों पर एक साथ हमले किए गए और कुछ बस्तियां तो लगभग खत्म होते होते बची। इन दंगों को भड़काने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो वो था बंगाल के उस वक्त की चीफ मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी का। आई विटनेस के मुताबिक उस दिन सोहरावर्दी खुद दंगाइयों के बीच मौजूद था, उनके साथ पूरी तरह से सहानुभूति जताते हुए। साथ ही उसी के डिपार्टमेंट की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था दंगाइयों को खाना, खंजर, ईंट पत्थर और केरोसिन बांटने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खुद उस वक्त पुलिस कंट्रोल रूम में घंटों तक बैठा रहा, ये इंश्योर करने के लिए कि दंगाइयों पर पुलिस की तरफ से कोई एक्शन ना हो सके। इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग सरकार के कई मंत्रियों ने भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया ताकि वे डायरेक्ट एक्शन डे को सक्सेसफुल बना सके। साथ ही हिंदू पुलिस ऑफिसर्स को भी सभी इंपॉर्टेंट पदों से हटा दिया गया था। 16 अगस्त के दिन कोलकाता के 24 पुलिस थानों में से 22 पुलिस थानों का कंट्रोल मुस्लिम ऑफिसर्स के पास था और बाकी के 2 एंग्लो इंडियंस के हाथ में। इतना ही नहीं, मिनिस्टर्स के नाम पर 100 गैलन पेट्रोल की कूपन इशू किए गए थे और तो और 10,000 लोगों के लिए 1 महीने का राशन भी पहले से निकाल कर रख लिया गया था ताकि लीग वर्कर्स और दंगाइयों को दिया जा सके। और दंगे के कम से कम 7 दिन पहले से ही मुस्लिम बस्तियों के लोग खंजर, भाले तेज करते और पार्कों से उखाड़े गए लोहे की रेलिंग से हथियार बनाते देखे गए। लेकिन इस खूनी और अमानवीय दंगों के बीच कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आई जो एक बार फिर से इंसानियत पर भरोसा जगाती हैं। केंद्रीय कोलकाता की एक मुस्लिम बस्ती में करीब 100 हिंदुओं को शरण दी गई और सबसे अनोखी घटना तब हुई जब महिलाएं, जो आमतौर पर दंगों में भाग नहीं लेती, खुद आगे बढ़ आईं। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने बिना पर्दे के दंगाइयों का सामना किया और हिंदुओं की रक्षा की। द स्टेट्समैन ने लिखा कि इन महिलाओं ने निडर होकर भीड़ से कहा कि अगर तुम इन्हें छूना चाहते हो तो पहले हमें मारना पड़ेगा। हैरानी की बात तो ये है कि उनकी हिम्मत को देखकर कई बार भीड़ पीछे भी हट जाती थी। सोहरावर्दी ने दंगों के ठीक 1 हफ्ते पहले दिल्ली में एक रिपोर्टर से कहा था कि डायरेक्ट एक्शन डे पर कलकत्ता में गड़बड़ी को रोक पाना मुश्किल होगा। साथ ही पूरे शहर में लड़कर लेंगे पाकिस्तान जैसे भड़काऊ नारे भी गूंज रहे थे। इस हिंसा को भड़काने में उस टाइम के बंगाल के गवर्नर फेडरिक ब्यूरोस की भूमिका भी संदिग्ध थी। उसके पास पावर थी और वो लॉ एंड ऑर्डर्स के बिगड़ने पर तुरंत गवर्नर्स लॉ या आर्मी डिप्लॉय कर सकता था, लेकिन 16 अगस्त को उसने ऐसा कुछ नहीं किया। 17 अगस्त की लेट नाइट तक आर्मी को डिप्लॉय किया गया, लेकिन तब तक हिंसा पूरे कलकत्ता में फैल चुकी थी। इसके बाद 18 और 20 अगस्त तक हालात को आर्मी ने धीरे धीरे काबू किए। मतलब साफ है कि अगर 16 अगस्त की सुबह या दोपहर तक भी आर्मी डिप्लॉय कर दी जाती तो इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार नहीं होता। 17 और 18 अगस्त के दिन, इस दिन सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ क्योंकि तब तक हिंदू भी रिवेंज मोड में आ चुके थे। इसीलिए 17 और 18 अगस्त को ये नरसंहार अपनी चरम सीमा पर था। इन दंगों में हजारों लाशें सड़कों पर बिखरी रहती थी। कई दिनों तक प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो पाता था, जिससे गिद्ध और कुत्ते जैसे जानवर उन लाशों को खाने लगे थे। हालात इतने खराब थे कि लाशों को ट्रक में भरकर ले जाया जाता था और नदियों में बहा दिया जाता था ताकि शहर में एपिडेमिक न फैले। कोलकाता का डायरेक्ट एक्शन डे सिर्फ एक दंगा नहीं था, बल्कि यह एक ट्रिगर था जिसने पूरे भारत को हिंसा की आग में झोंक दिया। इसके तुरंत बाद बिहार में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुए, फिर नोआखली और टिप्परा में खून खराबा हुआ और आखिरकार पंजाब जैसे संवेदनशील प्रदेश में हालात इतने बिगड़े कि लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों को अपनी जड़ों से उखड़ना पड़ा। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर ये हिंसा ना हुई होती तो क्या भारत का पार्टीशन टल सकता था?